वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, मॉक देना चाहते हैं, तो टेस्ट वाले डॉट कॉम पे आपको जाके मॉक देने हैं। एसएससी, जीडी, एमटीएस, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सभी मॉक मिल जाएंगे। कहां पे मिलेंगे? आज ही लॉगिन करें टेस्ट वाले डॉट कॉम पे। टेस्ट वाले डॉट कॉम पे आपको मॉक मिल जाएंगे, सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। सो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन ही शानदार, जबरदस्त पूछ लिया। कह रहा है थयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? थयम जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? थयम किस राज्य का लोक नृत्य है? फटाफट से इसका आंसर बताएं। जी हां, सभी आंसर बताएंगे। सारी क्लासेस टाइम से हो रही हैं, सभी टाइम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी क्लास में। हाँ, जिसका कल एग्जाम है ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। जिसका भी कल एग्जाम है यार, एक काम करो फटाफट से, सेशन जिसने शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लो फटाफट से। जिसने अगर अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, थयम की बात की जा रही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। और केरल से आपको याद रखना है, यहां से इंपॉर्टेंट जो है, यहां के शास्त्रीय नृत्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां के शास्त्रीय नृत्य जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोहिनीअट्टम, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं, केरल से आपको याद रखने हैं। इसका करेक्ट आंसर, अगर यहां पे थयम की बात की जाए, थयम केरल का लोक नृत्य है और साथ ही साथ में कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। और थयम की बात करें तो थयम जो है, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर। ठीक है, तो इसलिए इसे देवताओं का नृत्य भी कहा जाता है। अगर हम थयम की बात करें, इसका अर्थ होता है ईश्वर, और इसको क्या कहा जाता है? देवताओं का नृत्य भी कहा जाता है। और नवंबर के 10वें दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नवंबर का माह जो होता है, नवंबर का जो महीना होता है, उसके 10वें दिन इसको आरंभ किया जाता है, इसकी स्टार्टिंग की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद शीर्षक वाली एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक पुस्तक है और उस पुस्तक का जो टाइटल है वो है भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद। भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद, ये पुस्तक लिखी गई है। निम्न में से किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? फटाफट से आंसर बताएंगे। अगर अभी तक आपने यार सेशन को शेयर नहीं किया, फटाफट से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लो, जितने भी लोग लाइव हैं। तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद शीर्षक वाली जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अगर आपसे पूछा जाए, करेक्ट आंसर होगा सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन, कि किस आईआईटी ने हिंदी दिवस के अवसर पर अपना एक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है? अब किसके द्वारा किया है, आपसे यह पूछा जा सकता है, तो आपको आईआईटी याद रखनी है। अब किस आईआईटी ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। लैंग्वेज चेंज की जा सकती है, लैंग्वेज चेंज करके पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट बताओ कि निम्नलिखित में से, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आंसर क्या हो जाएगा इसका? आईआईटी बॉम्बे जो है, आईआईटी बॉम्बे यहां पे करेक्ट आंसर होगा डी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ आईआईटी बॉम्बे के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट उड़ान, प्रोजेक्ट किरण, प्रोजेक्ट सफलता, आपसे कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या करेंगे आप? सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका डी, आईआईटी बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आईआईटी बॉम्बे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट उड़ान की बात की जाएगी तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है ये 14 सितंबर को लॉन्च किया गया था। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे अगर मैं बात करूं, प्राकृतिक प्रक्रिया
के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप में है? यहां पे प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेस की बात की जा रही है। यहां पे जो बात की जा रही है आपसे, हाँ, यहां जो बात की जा रही है वो प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही है। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से, नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मतलब यहां पे जो प्रकृति, इसमें प्रकृति का हस्तक्षेप होता है। यहां पे कोई भी ज्यादातर जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो प्रकृति है, वो प्राकृतिक है, वो अपने आप होगा ही होगा। तो उसमें आपकी क्या क्या आ जाते हैं? तो इसमें कृषि आ जाती है, वानिकी आ जाती है, मत्स्य पालन हो गया, ये सब प्राकृतिक हैं, ये प्रकृति की देन है। तो ऐसे जो सेक्टर होते हैं, ऐसे जो क्षेत्र होते हैं, इनको प्राइमरी में रखा गया है। ऐसे किस में रखे गए हैं? प्राइमरी में रखे गए हैं, प्राथमिक क्षेत्र में रखे गए हैं। क्लियर है? हाँ, क्लियर है। चलो अगला देखो, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तलातल। अब ये तलातल क्या है? तलातल घर की बात की जा रही है। तलातल घर एक आपका रंगपुर महल है। रंगपुर महल कहां पर है वो थोड़ा सा अभी पहले आप इसका आंसर बता दो। रंगपुर महल है इस जगह में, रंगपुर महल का ही हिस्सा है। मतलब इसका जो एक आपका 4 मंजिल की इमारत है, और उसमें से 4 मंजिल की इमारत में, रंगपुर महल में 4 मंजिल की इमारत में जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो 4 मंजिल वाला हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, उसको करेंग घर कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? करेंग घर। ये किसका? रंग महल का हिस्सा है, रंग महल का, उसको करेंग घर कहा जाता है, 4 मंजिल की। और अगर मैं यहां पे बात करूं, उसका जो तल वाला हिस्सा है, जो भूमिगत वाला हिस्सा है, 3 मंजिलों का जो हिस्सा है नीचे का, मैं 4थी मंजिल की बात कर रहा हूं, उसको क्या कहा जाता है? करेंग घर कहा जाता है। जो नीचे तल वाला हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको तलातल घर कहा जाता है, तलातल घर। ठीक है, तलातल घर कहा जाता है। अब ये कहां पर है? तलातल घर कहां पर है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी, असम में है। कहां पर है? असम में। और असम से रिलेटेड आपको याद रखना है भाई, असम से मैं बहुत सारी चीजें बता चुका हूं। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं। असम से अगर ऐतिहासिक स्थल आपसे पूछ लिए जाएं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनेगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण कराया गया था अहोम वंश के जो राजा थे, शासक थे, जो आपके अहोम वंश के स्वर्ग देव राजेश्वर सिंह जी, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। हालांकि इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, आपसे इतना ही पूछा जा सकता है कि बताओ कहां पर स्थित है। असम के बारे में जो आपको याद रखना है, चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन असम में होता है। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार असम को कहा जाता है। असम जो है किस भारत का हिस्सा है? किस मतलब भारत के किस पार्ट का हिस्सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर का है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तो ये सब आपसे क्वेश्चन ऐसे करके पूछे जा सकते हैं। बांस का सबसे ज्यादा, बंबू का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कहां पे किया जाता है? तो बंबू का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है असम में। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्काई रूट एरोस्पेस पहला स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसने औपचारिक रूप से किस एजेंसी के साथ साइन अप किया है? किस एजेंसी के साथ साइन अप किया है? बताएं फटाफट से यार, फटाफट से क्या करेंगे सभी लोग, इस सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताएं फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है स्काई रूट जो एरोस्पेस है, इसके करेक्ट आंसर की बात करें, इसरो करेक्ट आंसर होगा, इसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? K7 इसके अध्यक्ष हैं, इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है इसरो का, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी आपसे पूछी गई है।
बहुत शानदार। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, पुडुचेरी करेक्ट आंसर होगा। अब पुडुचेरी में यहां पे क्या है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की जो राजधानी है वो क्या रखी गई थी, वो क्या थी, तो पुडुचेरी थी। क्यों थी? क्योंकि 1673 में एक फ्रांसीसी था आपका फ्रैंको मार्टिन और उसके साथी भारत में आए थे। फ्रैंको मार्टिन और उसके साथी वहां पे आपका वलिंकोडापुरम है, उसके एक मुस्लिम परिवार का था शेर खां जी से एक गांव लिया उन्होंने और उसकी बहुत अच्छे से किलेबंदी करी, नक्काशी करी और उसको करने के बाद में उसका नाम पुडुचेरी रख दिया गया था। और 1674 में उसको नक्काशी उसकी बढ़िया तरीके से किलाबंदी और बस्ती विकसित करने के बाद में 1674 में फ्रैंको मार्टिन इस बस्ती का प्रमुख बना था। मैं किसकी बात कर रहा हूं? फ्रैंको मार्टिन की बात कर रहा हूं। फ्रैंको मार्टिन, ठीक है, फ्रैंको मार्टिन। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, आपको याद रखना है। करंट के भी क्वेश्चन है, स्टैटिक के भी हैं, सभी के हैं। हाँ, क्लियर है? तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो यहां पे अगर हम बात करें पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। और समताप मंडल में अगर हम बात करें जो परत पाई जाती है, और समताप मंडल जो है वो 50 किलोमीटर ऊंचाई तक विकसित है, इसी में ओजोन परत पाई जाती है, ये विद्यमान है, ये आपको याद रखना है। और जो ओजोन परत की जो सूर्य की परावैंगनी किरणें हैं वो अधिकांश जो है वो अवशोषित करने का जो काम होता है पृथ्वी की सतह से, तो वो यहीं पे आपका होता है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ में यहां से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत मार्च 2022 में किस राज्य में डेफ एक्सपो के मौके पर भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता आयोजित करेगा? डेफ एक्सपो की बात की जा रही है। लास्ट डेफ एक्सपो की बात करें तो लखनऊ में ऑर्गेनाइज कराया गया था। 2019 में जो डेफ एक्सपो हुआ था वो कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था, ठीक है। हाँ, क्लियर? गुड। अब यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। फरवरी 2020 में जो डेफ एक्सपो हुआ था, फरवरी 2020 में हुआ था, वो कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया था? तो उसको लखनऊ में आयोजित कराया गया था। पहले भारत अफ्रीका रक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था वो 2 साल बाद अब मार्च 2022 में होगा गुजरात गांधीनगर में, ये आपको याद रखना है। कहां पर होगा? गुजरात गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। और साथ ही साथ में यहां पे सेकेंड इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, इसका जो इस बार का विषय क्या रहेगा, विषय भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत अफ्रीका रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और तालमेल के लिए रणनीति अपनाना, यह इस बार का विषय है, यह इस बार की थीम है। किसकी? डेफ एक्सपो की। पूछा जा सकता है कि 2020 में डेफ एक्सपो कहां पर आयोजित किया गया था? लखनऊ में आयोजित किया गया था। और अभी जो रक्षा मंत्रियों का जो आपका ये होना है, ठीक है, तो जो आपके रक्षा मंत्री हैं उनका जो सम्मेलन होना है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो गुजरात के गांधीनगर में। अगला सवाल देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात की जा रही है, बताएं फटाफट से, बताओ फटाफट से इसका आंसर।
गुड। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर 2013 हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 2013 में पारित किया गया था, 10 सितंबर 2013 को, 10 सितंबर 2013 को। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे जब इसको पारित किया गया था तो 75% जो आबादी थी कहां की? ग्रामीण की। 75% ग्रामीण आबादी को यहां पे राशन दिया जाना था इसके तहत, और 50% जो है वो शहरी आबादी के लिए प्रावधान रखे गए थे। 50% शहरी आबादी के लिए। और यहां पे क्या किया गया कि 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो के हिसाब से ये राशन ले पाए, इनको मुहैया कराया जा सके। वो चावल, गेहूं और मोटे की बात की जा रही है तो चावल यहां पे आपको जो मुहैया कराए जा सके वो 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो, इस हिसाब से वो आपका बनाया गया था। इस हिसाब से इसमें सारी चीजें मेंशन की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? बताएं फटाफट से, बताओ फटाफट से इसका आंसर। हाँ, गांव की बात कर रहा हूं। गांव की आबादी जो मतलब टोटल आबादी होगी 100%, उसमें से बच्चे 75%। ठीक है, और शहर की 50% आबादी को कुछ भी सोचना होता है, उसको जोड़ना नहीं है। हाँ, अरे उसको जोड़ना नहीं है। ये वाली जो 75% आबादी मैंने बताई वो गांव की, मतलब अगर 100% वहां पे अगर 100 लोग रहते हैं तो 75 लोगों को इस रेट पर राशन वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, चलो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, स्वाइन फ्लू करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? स्वाइन फ्लू करेक्ट आंसर होगा। अब ये आपको याद रखना है, सुअर से कौन सी बीमारी होती है? स्वाइन फ्लू होती है। अब अगर हम जीका वायरस की बात करें तो जीका वायरस जो है ये एडीज मच्छर से होता है। ठीक है, एडीज मच्छर से ये जो बीमारी होती है एडीज मच्छर से होती है। अब यहां पे अगर प्लेग की बात करें तो प्लेग जो है ये चूहे से बीमारी होती है, प्लेग चूहे से होती है। निपाह किससे बीमारी होती है? तो निपाह जो है, निपाह वायरस आपका चमगादड़ से, चमगादड़ से। ठीक है, तो ये आपको यहां से याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलो अगला देखो, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे, आनंद कुमार जी को किया गया है। सुपर 30 के जो आपके डायरेक्टर है, सुपर 30 के जो हीरो हैं आनंद कुमार जी, उनको सम्मानित किया गया है एजुकेशन इंडस्ट्री में, जो उन्होंने अपने इतने एफर्ट्स डाले और उसको बहुत अच्छा किया। लाइक मतलब जो अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा वो वाला डायलॉग यहां पे याद आ जाता है ना। तो यहां पे जो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 दिया गया वो यहां पे जो वंचित छात्र थे, गरीब छात्र थे, जो शिक्षा नहीं ले सकते थे, उनको आईआईटी और मेडिकल की इन्होंने जो प्रिपरेशन कराई उसके थ्रू, उसके लिए इनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखो, कोविड-19 के बीच सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या हो जाएगा? यहां पे अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फटाफट से बताएं। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भानुमति घी वाला करेक्ट आंसर होगा। भानुमति घी वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलो अगला सवाल। अगला सवाल देखो, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़कें हैं? मतलब सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा आपसे पूछा जा रहा है। वो दर्रा जो पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाता है उसकी बात की जा रही है। वहां पे सड़कें, मोटर मतलब आप आराम से नॉर्मल व्हीकल अपने ले जा सकते हैं, कार वगैरह। तो वो कौन सा दर्रा है? वो कौन सा दर्रा है? उसको हम माना दर्रा भी बोलते हैं, माना दर्रा भी बोला जाता है उसको। ठीक है, माना दर्रा भी बोला जाता है। और ये माना दर्रा जो है ये
5,632 मीटर ऊपर है, 5,632 मीटर ऊपर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहां पे जो सड़कें हैं वो नॉर्मली आप वाहन यहां पे ले जा सकते हैं। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डुंगरी ला करेक्ट आंसर हो जाएगा। डुंगरी ला या फिर माना दर्रा, डुंगरी ला या फिर माना दर्रा। क्लियर है, क्लियर है, शानदार शानदार। गोलू किंग बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डुंगरी ला या फिर माना दर्रा। और ये कहां पर स्थित है, तो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, हिमालय का प्रमुख दर्रा है ये। भारत और चीन सीमा पर स्थित है और हिमालय का प्रमुख दर्रा है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में स्थित जो बद्रीनाथ मंदिर है उसके निकट यही दर्रा है। ठीक है, और मानसरोवर झील तथा जो कैलाश जाने का मार्ग भी है वो यहीं से है, वो भी यहीं से है। कैलाश जाने का मार्ग है, मानसरोवर झील पर जाने का मार्ग है, और जो आपका यहां पे मैं बात कर रहा हूं जो बद्रीनाथ मंदिर है वो उसके इस दर्रे के निकट ही है, इस दर्रे के निकट ही है। अगला देखो शीर्षक, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? बताएं फटाफट से इसका आंसर। फटाफट से आंसर बताएं। जिसने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया यार, सेशन को फटाफट से लाइक कर दो। शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में, तो एक बार सभी लोग मिलकर इस सेशन को शेयर करेंगे। सभी ने मिलकर इस सेशन को शेयर करना है। लाइक नहीं किया अगर अभी तक, तो फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से लाइक करो। शीर्षक, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ट्विंकल खन्ना। अगर हम यहां पे बात करें ट्विंकल खन्ना के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगर हम बात करें शोभा डे के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो सेठ जी, बॉलीवुड नाइट्स। ठीक है, कौन कौन सी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है? सेठ जी, बॉलीवुड नाइट्स। ठीक है, सेठ जी, बॉलीवुड नाइट्स, ये आपको याद रखनी है। और स्पीड पोस्ट, और कौन सी बुक है? स्पीड पोस्ट। ये बुक जो है, ये किताबें जो हैं इनके द्वारा लिखी गई हैं, ये किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं। क्लियर है। अगर हम यहां पे बात करें झुंपा लाहिड़ी की, तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज इनके द्वारा लिखी गई है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अरुंधति रॉय जी की बात करें तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। क्लियर है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस संस्था ने शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताएं फटाफट से। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, सामने आंसर है आपके, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, आंसर आपके सामने, आंसर आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, आंसर आपकी स्क्रीन पे है। चलो अगला सवाल देखो। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले आजादीराज छटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? आजादिर चटा इंडिका, ये किस वानस्पति पेड़ का नाम है? तो ये आपका किसका है? करेक्ट आंसर नीम हो जाएगा, नीम का है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, नीम करेक्ट आंसर होगा इसका।
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नीम। हाँ, अगला देखो, भारत और किस देश ने अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम यूपीआई और पे नाउ को लिंक किया है? यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कब लॉन्च किया गया था? 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। इसको लिंक किया है, किसके साथ में लिंक किया गया है? पे नाउ का। अब ये जो पे नाउ है, ये पे नाउ कहां का है? तो पे नाउ सिंगापुर का है। भारत और सिंगापुर ने कोलैबोरेशन किया है और जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है इसको लिंक कर दिया गया है फास्ट पेमेंट सिस्टम को करने के लिए। मतलब अभी तक एक लिमिट थी यार कि अगर आप इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आप यूपीआई से नहीं कर सकते, आपको स्विफ्ट करना होगा। हालांकि अब क्या किया है, अब ये जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है और सिंगापुर गवर्नमेंट, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। इंडियन गवर्नमेंट का जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और सिंगापुर का पे नाउ, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और मर्ज करने के बाद में यहां पे पेमेंट को बहुत इजी कर दिया गया है, मतलब फास्ट पेमेंट सिस्टम बना दिया गया है। क्लियर? अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है और वह किस देश के लिए खेलते थे? बताओ फटाफट से। फटाफट से आंसर बताओ, इसका क्या हो जाएगा? आंसर आपकी स्क्रीन पे है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर आपकी स्क्रीन पे है, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? विजय अमृतराज की बात की जा रही है, ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? विजय अमृतराज, हाँ, गुड। तो यहां पे अगर हम विजय की बात करें, ये किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस करेक्ट आंसर होगा। लॉन टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 1970 में इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स खेला था और 1973 में इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम भी जीते थे। ठीक है, 2 ग्रैंड स्लैम भी जीते थे, यह भी आपको याद रखना है। हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? किसकी बात की जा रही है? हरेली के त्योहार की बात की जा रही है। किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। हाँ जी, बताएं फटाफट से। द फेस्टिवल ऑफ हरेली इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, हरेली का त्योहार जो है वो कहां पर मनाया जाता है? अब अभी आपसे पूछा है कि हरेली का त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति मनाती है, कौन सी जनजाति इस हरेली त्योहार को सेलिब्रेट करती है? तो गोंड जनजाति मनाती है। गोंड जनजाति, गोंड जनजाति कहां की है? तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हरेली का त्योहार कहां मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो ये यहां पे इसमें हरेली के त्योहार में गायों की पूजा की जाती है और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना मांगी जाती है, अच्छी फसल की कामना की जाती है। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ में उड़ीसा के त्योहार आपको पता होने चाहिए। माघ बिहू, बिहू फेस्टिवल कहां का है? उड़ीसा का है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। मध्य प्रदेश, पंजाब, कौन कौन से फेस्टिवल हो गए? पंजाब में आपका कौन सा मैंने बताया था? लोहड़ी मैंने आपको बताया था, पंजाब का त्योहार है, पंजाब में मनाया जाता है, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला देखो, भूमिगत खदान में काम करने वाली कोल इंडिया की पहली महिला खनन इंजीनियर कौन बनी है?
बताएं फटाफट से, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वधिया जी, तुसी दसो तुहाडे की हाल है? असी तो वधिया, बताओ फटाफट से। हाँ जी, तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, भूमिगत खदान में काम करने वाली कोल इंडिया की पहली महिला खदान इंजीनियर कौन बनी है? करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पे लिखा है, आकांक्षा कुमारी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें देखो भूमिगत बात की जा रही है और पहली महिला खनन इंजीनियर की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेट करते हुए है, इसी से मेल करते हुए, वो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जा रही है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जा रही है, बताओ फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी है, नर्मदा है, या फिर आपकी कृष्णा, या फिर तुंगभद्रा? तो यहां पे अगर हम बात करें, गोदावरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1465 कितनी लंबी है? 1465 मीटर, ठीक है, 1465 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। 1465 किलोमीटर लंबी है ये नदी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा, ठीक है। हाँ, और इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम जो होता है वो नासिक जिले महाराष्ट्र से होता है। इसका उद्गम नासिक से होता है, महाराष्ट्र से, नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। हाँ जी, गोद भरी नहीं गोद तो भर जाएगी तुम्हारी, गोद तभी भरी जाएगी जब पढ़ाई वढ़ाई ढंग से कर लोगे, वरना कुछ नहीं। वधिया जी, इस तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, यूपीएससी का पेपर देख के चंगे हो जाना। चलो बताओ इसका आंसर। हाँ, ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा करंट अफेयर हम भी करवा रहे हैं इसमें। चलो अगला सवाल देखो, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था? चलो बताओ फटाफट से यार, अब तक तो लाइक बहुत ऊपर होने चाहिए थे यार, पता नहीं क्या हो रहा है यार। लड़कों की भी गोद भराई हो जाएगी, क्या परेशानी है, काम ऐसे करेंगे तो उनकी भी गोद भराई होगी। हाँ चलो बताओ फटाफट से। और तुलसीदास जी की बात की जा रही है, 16वीं शताब्दी के लिखी गई थी ये, और किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। कब लिखी गई थी? अवधी भाषा में, अवधी भाषा में। क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, आप पढ़ के जाओ आराम से, टेंशन फ्री होके, बहुत इजी आ रहे हैं मेरे प्रभु विकास पारासर सर। हाँ चलो चलो अगला सवाल देखो, कोल इंडिया की शाखा CCL में एक ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर पूछी गई हैं। यहां पे बताओ इसका आंसर क्या होगा? यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, आंसर आपकी स्क्रीन पे है, ज्यादा टफ भी नहीं है, आंसर आपकी स्क्रीन पे है। बताओ, सभी खजूर बताएंगे इसका आंसर। इजी है बिल्कुल, इसके करेक्ट आंसर की बात करें भाई साहब, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला सवाल देखो, किस इकाई के ग्लोबल डिप्टी CTO अमित सक्सेना हाल ही में RBI इनोवेशन हब के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं?
इसका करेक्ट आंसर बताओ। किस इकाई के ग्लोबल डिप्टी सीटीओ अमित सक्सेना हाल ही में आरबीआई इनोवेशन हब के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं? तो यहां पे अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, इसका भी एसबीआई करेक्ट आंसर होगा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आंसर आपकी स्क्रीन पे ही है ना। इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। एयर इंडिया के संस्थापक कौन है? एयर इंडिया के संस्थापक कौन है? बताओ फटाफट से। एयर इंडिया के संस्थापक कौन है? हाँ जी, एयर इंडिया के संस्थापक। अब तक तो 150 लाइक होने चाहिए थे, 150 प्लस लाइक होने चाहिए थे अब तक। या तो बड़ा बुरा हाल है। एयर इंडिया के संस्थापक, एयर इंडिया बहुत ज्यादा खबरों में है और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बताओ बताओ फटाफट से। बिल्कुल इजी है। अब कौन से टाटा हैं? रतन टाटा हैं या जेआरडी टाटा हैं? बताओ। हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेआरडी टाटा, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? राजकोषीय नीति जो है वो किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? और इस राजकोषीय नीति के आधार पर क्या किया जाता है? जो कर होते हैं, जो कराधान होता है उसमें बदलाव करती है। इस सिद्धांत के आधार पर सरकार जो है वो कराधान में बदलाव करती है। हाँ, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मेनार्ड किन्स करेक्ट आंसर होगा। जॉन मेनार्ड किन्स, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से यार, क्या कर रहे हो आप लोग? सेशन को शेयर करना है। सभी लोग एक बार मिलके फटाफट से सेशन को शेयर करेंगे और 150 प्लस लाइक करेंगे तुरंत। इतने तो लाइक कर ही सकते हो, ज्यादा नहीं है ये, ज्यादा लाइक नहीं करने को कह रहा हूं। हाँ, बताओ फटाफट से। मुंह लटका के बैठ जाओ तुम लोग। ये कुछ तो हंस रहे हैं और ऐसे हंस रहे हैं पोपले हो गए इनको, अब तो हलवा की जरूरत है। ये खाना वाना रोटी वोटी इनके काम की नहीं है। चलो ठीक है, तो अगर टेस्ट वगैरह आप देना चाहते हैं, और टेस्ट चाहे वो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके चाचा ताऊ चाची जो भी हैं आपके घर में, फैमिली में भैया भाभी है ना, मौसा मौसी जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, सबको बताओ टेस्ट वाले आए हैं, टेस्ट लेके आए हैं और यहां से आप टेस्ट दे सकते हो। हाँ, डेली आपको रेगुलर 6 PM क्लास ज्वाइन करनी है। 6 बजे का मतलब रोहित सर होना चाहिए। 6 PM मतलब रोहित सर। ठीक है, रोज शाम 6 बजे एसएससी एग्जाम्स वाई एग्जामपुर पर रोहित सर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। फिर आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।